डियर स्टूडेंट्स, पिछली मीटिंग में आपने एक घातीय स्वतंत्र और एक घातीय परतंत्र के बारे में अध्ययन किया था। यहाँ हम इसकी कुछ और भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें से एग्जाम्पल सेकंड रहेगा ये। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि आर क्यू के सदिश 1 2 0। आप ऐसे कहें u1 इज इक्वल टू 1 2 0, u2 इज इक्वल टू 0 3 1, u3 इज इक्वल टू -1 0 1। एक घातक स्वतंत्र है, यानी ये क्या है, एल आई की फॉर्म में है। और अगर ये एल आई की फॉर्म में है ना, इसको क्या है, ये एल आई की फॉर्म में बताया है, बताना है, इसको सिद्ध करके बताना है कि एल आई की फॉर्म में होंगे। देखिए आपको एल डी और एल आई के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके थे कि कोई भी सदिश v1 v2 v3 vn अगर ये एल आई की फॉर्म में है तो आपको बताया था कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा n vn इज इक्वल टू 0 तभी होगा जब, या तो ये 0 तभी होगा जब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n है वो सभी 0 के बराबर हों। यानी ये जो वैल्यू है वो 0 तभी होगी जब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सभी क्या हों, 0 के बराबर। तो इसमें इसमें क्या है, एक तो ये आपको एल आई की फॉर्म बताई, एक है एल डी की फॉर्म। तो एल डी की जो फॉर्म होती है, एल डी की फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ ये जो सभी अल्फा ही है ना, जितने भी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है, सबके सब 0 नहीं होने चाहिए। सबके सब क्या है, 0 नहीं होने चाहिए। यानी कम से कम एक अल्फा तो ऐसा होना चाहिए जो कि क्या है, 0 ना हो। कम से कम एक अल्फा क्या, तो कम से कम एक अल्फा n में से ऐसा हो जिसका मान है वो 0 ना हो। अर्थात सभी अल्फा आइज शून्य ना हो, शून्य ना हो, तो उस कंडीशन में एल डी होता है। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो u1 u2 u3 है ना, कितना है ये u1 u2 u3, अगर ये एल आई की फॉर्म में है, क्योंकि सदिश u1 u2 व u3 एल आई है। एल आई यानी लीनियर इंडिपेंडेंस, यानी एक घातक स्वतंत्र। तब अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस अल्फा 3 u3 इज इक्वल टू 0, जहां अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब अगर एल आई की फॉर्म है तो ये 0 के बराबर तभी होगा जब ये सब अल्फा क्या हो, 0 हो। और अगर सब अल्फा 0 हो तो इसका मतलब हुआ यहाँ वैल्यू रखी जाए और फिर देखेंगे हम वास्तव में सभी अल्फा 0 आ रहे हैं या नहीं आ रही। इसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि वास्तव में ही सभी अल्फा क्या है, 0 आ रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए देखो अल्फा 1 u1 12, u1 की वैल्यू 1 2 0 प्लस अल्फा 2 u2, u2 की वैल्यू है 0 3 1 प्लस अल्फा 3 u3, u3 की वैल्यू है -1 0 1। अभी कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमने कर लिया। अब कर लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन हमने इसको इसलिए करा रहे हैं थोड़ा सा फ्लो बन जाए आपका, जिसकी हेल्प से हम आपको जो थ्योरम्स हैं उनको बहुत इजी वे में समझा सकें।
अब आप देखोगे यहाँ α1 आएगा प्लस 0 α2 आएगा माइनस α3, α1 प्लस 0 α2 माइनस α3 इज इक्वल टू 0। फिर है ये 2α1 प्लस 3α2 प्लस 0α3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बनेगा 0α1 प्लस α2 और प्लस का α3 इक्वल टू 0। ये क्या है, हमें तीनों ही इक्वेशंस को क्या है सॉल्व करना है। इन्हें सॉल्व करने के लिए अगर हम ऊपर जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है इनको सॉल्व कर लें और इनको सॉल्व कर लें, या फिर हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लें, इनको जोड़ने पे α3 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 3 इम्प्लाइज, और जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बना α1, इन दोनों को जोड़ा α1 और 0 α1 को तो α1 आया, 0 α2 और α2 को जोड़ा तो α2 आया, और ये α3 0 हो गई और इन 0 को जोड़ा तो 0 आया। एक तो ये इक्वेशन 4, दूसरी है ये सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे है ये इक्वेशन 2α1 प्लस 3α2 इज इक्वल टू 0। ये है सेकंड नंबर की इक्वेशन। अगर हम 2 का गुणा कर दें इसमें और घटा दें, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना 2α1 कैंसिल, 2α2 प्लस माइनस 3α2 करोगे तो माइनस α2 आएगा इक्वल टू 0, यानी α2 इज इक्वल टू 0। α2 की वैल्यू 0 यहाँ रखेंगे तो α1 इक्वल टू 0, टू इम्प्लाइज α1 इज इक्वल टू 0। अगर α1 की वैल्यू यहाँ रख दें 1 में तो α3 0, तो α1 α2 α3 सभी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 0 आ गई। तो हम कह देंगे तब सदिश α1 α2 α3 सॉरी सदिश v1 v2 v3 li होंगे। कैसे होंगे ये, li यानी एक घातक स्वतंत्र होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें। अब क्या है इसमें, इस पर डिपेंड यानी इस तरह के जो अभी प्रॉब्लम कराई है इसी तरह से और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से और भी सेलेक्ट कर रहे हैं हम। अब कराने वाले हैं हम इसमें प्रॉब्लम नंबर 6। देखिए 6 नंबर की जो प्रॉब्लम है उसके 2 भाग हैं, कोई भी एक भाग देखें आप उसका। एग्जाम्पल 6 इसका सेकंड भाग दे रखा है, यदि एक्स वाई जेड बी ऑफ एफ के सदिश है, लिख देते हैं यहाँ, यदि एक्स वाई जेड। एक और महत्वपूर्ण बात, ये कंप्लीट होते ही आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, यानी ये जो एक्सरसाइज चल रही है ना इसके बाद में आपकी एक एक्सरसाइज, ये तो है डी के बाद ई एक्सरसाइज और है, आधार और विमा यानी बेसिस और डायमेंशंस, वो कंप्लीट हो जाएंगी, डेफिनेशंस और उसकी कुछ प्रॉब्लम, तो ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थ्योरम्स के बारे में मना किया गया है इसमें सिलेबस में, अब जो न्यू सिलेबस है उसमें, कि इसमें ये जो थ्योरम है ना, जो थ्योरम दे रखी है ई एक्सरसाइज की, देखिए डी की तो हमें करनी है लेकिन ई एक्सरसाइज की थ्योरम्स है ना, इसके लिए साफ साफ मना कर दिया गया है। अब देखो इसमें ये कहा है, यदि एक्स वाई जेड कॉमा और वी ऑफ एफ के सदस्य हों तथा एक घातक स्वतंत्र सदस्य हो, तो आप ऐसे कह सकते हैं, यदि एक्स वाई जेड बी ऑफ एफ के एक घातक स्वतंत्र सदस्य है, या ये लिख दो सदस्य हो तथा एक घातक
स्वतंत्र हैं। तो निम्न सदिश भी एक घात स्वतंत्र होंगे। तो तो निम्न सदिश भी क्या है, एक घात स्वतंत्र होंगे। निम्न सदिश अब कौन कौन से हैं? तो निम्न सदिश भी एक घात स्वतंत्र होंगे। अब निम्न सदिश कौन से हैं? देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट है ना, उसमें सदिश दे रखे हैं एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये सदिश दे रखे हैं। एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। तो इसमें अगर हम ये कहें कि x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स अगर एक घात से स्वतंत्र हैं, तो देखो कंडीशन बनेगी अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, बीटा इंटू वाई प्लस जेड, गामा इंटू जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, जहां अल्फा, बीटा, गामा ये सब क्या होने चाहिए? 0। लेकिन आपके लिए दे रखा है, इसमें आपके लिए दिया हुआ है कि इसमें जो एक्स वाई जेड हैं वह एक घाततः स्वतंत्र हैं। ये क्या है? एक घाततः स्वतंत्र हैं। तो एक्स वाई जेड के बारे में तो पहले से ही कह दिया है कि ये एक घाततः स्वतंत्र हैं। लेकिन हमें एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, इनको एक घाततः स्वतंत्र बताना है। तो यहां हम यही कहेंगे, क्योंकि सदिश एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स एक घाततः स्वतंत्र हैं, तब अल्फा एक्स प्लस वाई, या ये कह दें स्वतंत्र होंगे यदि एक घाततः स्वतंत्र होंगे यदि अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस बीटा वाई प्लस जेड प्लस गामा जेड प्लस एक्स इक्वल टू 0, जहां अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 0, ये कंडीशन बने। अब हम इसको देखेंगे, अल्फा एक्स बनेगा, यहाँ गामा एक्स बनेगा, तो अल्फा गामा एक साथ लिखे एक्स बना, प्लस बाई वाली टर्म देखेंगे तो बाई के साथ यहाँ अल्फा आएगा, बाई के साथ यहाँ बीटा आएगा, और ऐसे ही ये जो जेड है ना, जेड, जेड के साथ यहाँ से बीटा आएगा, यहाँ से गामा आएगा, यानी बीटा प्लस गामा बराबर 0। लेकिन देखिए अभी ये एक्स वाई जेड तो आपके लिए एक घात स्वतंत्र दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? ये एक घात स्वतंत्र, क्योंकि एक्स वाई व जेड एक घाततः स्वतंत्र हैं। तब आप देखेंगे एक्स वाई जेड है वो एक घाततः स्वतंत्र है, तो एक्स के साथ जो कांस्टेंट है वो 0 के बराबर होगा, वाई के साथ जो गुणांक है वो 0 के बराबर, जेड है, जेड का गुणांक ये भी 0 के बराबर। कुछ नहीं है, इन तीनों को हल करना है और अल्फा बीटा गामा निकालने हैं। तो अल्फा बीटा गामा क्या होने चाहिए? 0 आ जाने चाहिए। इसको इजी बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इनको अगर हम जोड़ दें, अगर इन तीनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा
बीटा बीटा टू बीटा, गामा गामा टू गामा, तो टू कॉमन, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0, दो को 0 में निकाल दें, अल्फा बीटा गामा बराबर 0। आप देखेंगे कि अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 रखें तो गामा 0 आ जाएगा। इसको अगर हम 4 डाल दें तो 2 व 4 से, 2 में अल्फा बीटा की जगह यहाँ 0 लिखें तो गामा 0 आएगा। अगर हम 1 और 4 का जिक्र करें, 1 व 4 से, तो अल्फा गामा की जगह 0 लिखें, यहाँ अल्फा और गामा 0 रखें तो बीटा 0 आएगा। और अब हम बीटा और गामा है ना, ये ऐसे बीटा गामा की बात करें तो बीटा प्लस गामा बराबर 0 रखें यहाँ, तो ये अल्फा बराबर 0 आ जाएगा। तो यानी 3 और 4 से अल्फा बराबर 0। तो आपने देखा फाइनली अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है, 0 आए। अतः अल्फा बीटा गामा ये तीनों 0 हो गए। और अगर अल्फा बीटा गामा तीनों 0 हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं सदिश एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स एक घात के स्वतंत्र होंगे। तब सदिश एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये तीनों ही क्या होंगे, एक घाततः स्वतंत्र हैं। ये तीनों सदिश एक घाततः स्वतंत्र हैं। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स है तो फिर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन कराते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है इसमें। नाइन्थ एग्जाम्पल है, इसके भी दो भाग हैं। तो इसमें ये कहा है यदि आर से आर में परिभाषित समस्त फलनों का सदिश समष्टि भी है, यदि वी आर टू आर एक सदिश समष्टि है, तो सिद्ध कीजिए एफ जी एच बिलोंग्स टू बी एक घातीय स्वतंत्र है। तब सिद्ध करो कि एफ जी एच बिलोंग्स टू बी एक घातीय स्वतंत्र है, यानी एल आई है, जहां पार्ट फर्स्ट में दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और एच एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो आप समझेंगे कि अगर ये तीनों सदिश एल आई हैं, क्योंकि सदिश एफ जी एच एल आई के रूप में है या एल आई के रूप में होंगे यदि अल्फा बीटा गामा कोई आदेश है जो कि फील्ड आर के हैं, बिलोंग्स टू सच दैट अल्फा एफ प्लस या अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स प्लस गामा एच एक्स इक्वल टू 0,
जहां अल्फा बीटा गामा सभी क्या हैं, 0 के बराबर हैं। सभी कैसे हैं, ये 0 के बराबर। तो आप इसमें वैल्यू रखेंगे, यानी हमें तो अल्फा बीटा गामा 0 लाना है। आप यहाँ वैल्यू रखें, अल्फा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है अपने पास साइन एक्स, बीटा की वैल्यू भी निकालनी है और जी एक्स की वैल्यू है यहाँ कॉस एक्स, गामा एच एक्स की वैल्यू है एक्स इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ एक टेक्निक काम में लेनी है। आप जानते हैं जो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके लिए यदि हम इसमें अल्फा इक्वल टू 0 लें, अल्फा इक्वल टू कितना लें 0, अगर सॉरी एक्स इज इक्वल टू अगर हम इसमें 0 लें तो आप देखेंगे यहाँ साइन 0 रखोगे 0 हो जाएगा, एक्स की जगह 0 लिखोगे 0 हो जाएगा, एक्स की जगह 0 लिखोगे कॉस 0 1 बनेगा, बीटा बचेगा तो बीटा 0 आ गया। ठीक इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू π/2 लें, x की वैल्यू अगर हम π/2 लें या फिर x की वैल्यू पहले पाई ले लेते हैं इसके बाद जिक्र करें, किसी को भी लिख दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे x की वैल्यू π/2 लिखोगे, साइन π/2 क्या होता है 1, तो यहाँ से अल्फा रह जाएगा, cos π/2 कितना होता है 0, ये 0 हो गया, और यहाँ प्लस का गामा इंटू एक्स की जगह π/2 इज इक्वल टू 0। इसको नंबर डाल दें कोई, इसको नंबर फर्स्ट डाल दें। ऐसे ही क्या करेंगे आप, अगर हम x की जगह पाई काम में लें, x इज इक्वल टू पाई, तो आप यहाँ x की जगह पाई लिखेंगे, साइन पाई 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पाई लिखेंगे तो ये कॉस पाई -1 होगा, माइनस का बीटा बनेगा, फिर ये यहाँ पाई लिखेंगे तो गामा पाई आएगा इक्वल टू 0। लेकिन आप देखेंगे आप पहले निकाल चुके हैं बीटा बराबर 0, तो यहाँ बीटा 0 रख दिया जाए, 0 प्लस गामा पाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से गामा निकालें तो पाई 0 में जाएगा, गामा 0 आ जाएगा, और आप देखेंगे कि गामा 0 निकल गया, यहाँ रख दें तो बीटा इज इक्वल टू भी क्या आएगा, बीटा इक्वल टू 0 बना, क्या बना, बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें यानी अपने पास क्या है, अल्फा बीटा गामा तीनों 0 आ गए, अतः अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 0। तब जो सदिश हैं एफ जी एच क्या होंगे, तब सदिश एफ जी एच एक घाततः स्वतंत्र होंगे। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। इन्हें इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए आप सभी इसमें कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, जिसमें भी डाउट्स हो उसे पूछ लेंगे आप सभी। तो इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, छोटी छोटी थ्योरम है, बाकी की तो मेन तो क्या है 2 है बड़ी बड़ी, बाकी की सभी थ्योरम क्या है छोटी हैं, जिनमें कि एल डी और एल आई की कंडीशन को ही यूज में लेना होगा। एल डी और जो एल आई है इसी की कंडीशंस को क्या है आपको यूज में लेना है। में थ्योरम है थ्योरम नंबर 13, अच्छी प्रमेय है, काय किसी सदिश समष्टि बी ऑफ एफ के किसी सदिश समष्टि बी ऑफ एफ के अशून्य सदिशों का समुच्चय B1 B2 B3 Bn एक घाततः परतंत्र होगा।
एक घाततः परतंत्र होगा यदि और केवल यदि जब कोई एक वी के जब कोई एक वी के अपने पूर्ववर्ती सदस्यों का एक घात संचय हो, अपने पूर्ववर्ती सदस्यों का एक घात संचय हो, अर्थात सॉरी सॉरी जहां कंडीशन दे रखी है, जहां के बारे में टू लेस देन इक्वल के लेस देन इक्वल एन, यहाँ इक्वल नहीं है, या ये कह सकते हैं इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन लेस देन के और लेस देन में एन, यानी के का मान क्या है, एन से छोटा है और एक से बड़ा है, ये कंडीशन दे रखी है। और यह प्रमेय बहुत ही अच्छी प्रमेय है, भरतपुर 19 और राजस्थान 3/15 में पूछ ली गई है। तो आप देखेंगे इसमें जैसा कि कहा गया है आपसे, किसी सदिश समष्टि V ऑफ F के अशून्य सदस्यों का समुच्चय, मतलब कोई भी सदिश समष्टि दे रखी है, उसके अशून्य सदस्य हैं, उसके क्या हैं, अशून्य सदस्य। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, आप देखेंगे इस थ्योरम का स्टेटमेंट, किसी सदिश समष्टि V ऑफ F के अशून्य सदस्यों का समुच्चय, मतलब कोई भी सदिश समष्टि है जिसके अशून्य सदिश का मतलब है V1 V2 V3 Vn शून्य नहीं है, इनमें से V1 V2 V3 Vn है, इनमें से कोई भी जीरो नहीं है, एक घाततः परतंत्र होगा, यानी ये जो पूरा जो समुच्चय बना हुआ है ना, यह एक घाततः परतंत्र होगा यदि और केवल यदि एक V के अपने पूर्ववर्ती सदस्यों का एक घात संचय हो। ऐसे कह सकते हैं एक जो V के है ना, एक V के जैसे हम जिक्र करें अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3, बीच में कोई और होगा, लास्ट में मान लीजिए अल्फा एन बी एन इक्वल टू 0, तो यहाँ बीच में मान लीजिए अल्फा के वी के है, क्या है बीच में अल्फा के वी के, तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से अगर वी के की वैल्यू हम निकालें तो यह अल्फा 1 सॉरी यहाँ से अगर हम वी के की वैल्यू निकालें तो यह ब्रैकेट में कुछ और आएगा, यहाँ V1 ब्रैकेट में कुछ और होगा, यहाँ V2 ब्रैकेट में कुछ और होगा, V3 और ऐसे ही लास्ट में Vn, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी ये जो एक Vk है ना, Vk इसकी वैल्यू हम V1 V2 V3 Vn के पदों के रूप में निकाल सकते हैं, ये सिद्ध करना है हमें। तो ये तो कहा यदि और केवल यदि कोई एक V के अपने पूर्ववर्ती सदस्यों, पूर्ववर्ती का मतलब है, देखो पूर्ववर्ती का मतलब है इससे आगे आने वाले जितने भी पद होंगे, इससे आगे आने वाले जितने भी पद होंगे उनके एक घात संचय के रूप में लिख सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन आपको हम पहले बता चुके हैं, एलसी के बारे में जिक्र कर चुके हैं। एलसी की फॉर्म ये होती है कि V इज इक्वल टू अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा एन Vn, आपको याद होगा ये लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन। तो एक तो ये प्रूफ करना है हमें, दूसरा क्या करना है कि V के को इसके पूर्ववर्ती से मतलब होता है कि ये जो V1 V2 V के जो स्टेप है ना, इनमें से इस V के से पहले वाले जो अवयव होंगे वो बनेगा V k-1,
वी के माइनस टू, तो इस तरह से, तो यानी वी के की जो वैल्यू है ना वो वी1 वी2 वी3 वी के माइनस वन के फॉर्म में होगी। तो इसको पूर्ववर्ती सदिशों की फॉर्म में लेके चलेंगे और सिद्ध करेंगे कि वी1 वी2 वी3 वीएन एक घात है परतंत्र है। तो लेकिन इसको अभी आप रिजॉइन करोगे, इसके बाद हम इस थ्योरम को कराते हैं। ओके।